आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम मध्यकालीन भारत में आगे बढ़ते हुए मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। मोहम्मद गौरी के पूरे इतिहास के बारे में, उसके पूरी घटनाक्रम, जो किस प्रकार से भारत में उसका आक्रमण हुआ, आगमन हुआ और किस प्रकार से वो इस्लाम धर्म का स्थापना करना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इन सभी घटनाक्रम को हम डिटेल से समझेंगे और इस बीच में ये भी जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के साथ वो दो युद्ध किया, वो किस प्रकार से युद्ध हुआ, कैसे गौरी की हार हुई, बाद में गौरी जीत भी गया। और इस प्रकार सारे घटनाक्रम को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि इससे रिलेटेड, मोहम्मद गौरी से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आज आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए जानते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में कि वो किस प्रकार से उनका भारत में आक्रमण हुआ, कैसे वो आए। तो सबसे पहले इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे कि ये सबसे पहले तो ये शंसवानी वंश का उत्तराधिकारी था। शंसवानी वंश के प्रमुख उत्तराधिकारी के रूप में ये जाना जाता है मोहम्मद गौरी। और इसने ही गजनी साम्राज्य पर भी अपना आधिपत्य जमाया, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के बाद कोई भी उसका उत्तराधिकारी सही नहीं निकल के आया और इस तरह से गजनी साम्राज्य भी बिखरा पड़ा था। और ये शंसवानी वंश का राजा भारत में आक्रमण किया और सबसे पहला आक्रमण जो किया खैबर और गोमल दर्रे पर, भारत के मुल्तान में प्रथम आक्रमण किया। ये मुल्तान जो है पाकिस्तान में, अभी के वर्तमान में पाकिस्तान में है। आप ऐसे समझें तो आप देखेंगे कि इंडिया का ये पूरा क्षेत्र है। थोड़ा सा आपको बताने के क्रम में यहाँ पे समझिए कि मुल्तान है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है अभी वर्तमान में। और यहीं पे आक्रमण करते हुए यहाँ पे इसका जो अफगानिस्तान वाले इलाके से ये यहाँ पहुँचता है मुल्तान में और फिर भारत में प्रवेश करता है। और इसका जो युद्ध होता है लगभग 1175 एडी में ये मुल्तान में प्रवेश करता है और मुल्तान में युद्ध जीतने के बाद ये एंट्री करता है और फिर उसके बाद गुजरात में युद्ध करता है। चालुक्य वंश के जो राजा थे भीम द्वितीय, और उनकी जो नाइक देवी माता थी, जो नेतृत्व करता थी उस समय, क्योंकि उनके पुत्र जो उत्तराधिकारी थे वो काफ़ी छोटे थे, तो इन्हीं के नेतृत्व में वो राजा बने और नाइक देवी ही उस समय बड़ा नेतृत्व करता थी। और यहाँ पे युद्ध हुआ जहाँ पे हारे थे जो मोहम्मद गौरी हैं, वो सब सर्वप्रथम बार हारे इंडिया में आने के पश्चात, वो इन्हीं के द्वारा। ठीक है, भीम द्वितीय और नाइक देवी के द्वारा। यहाँ पे देखिए इंडिया में यहाँ पे चौहान वंश का आधिपत्य था, यहाँ पे गहड़वाल वंश का, गहड़वाल वंश। प्रमुख युद्ध यहीं पे हुआ, एक तो चालुक्य वंश, गहड़वाल वंश और फिर चौहान वंश, जहां पे पृथ्वीराज चौहान का आधिपत्य था। तो इस प्रकार से आप इंडिया के मैप में आप समझ सकते हैं कि कैसे वो एंट्री किया। 1175 एडी में वो एंट्री करते हैं खैबर और गोमल दर्रे से भारत में। मुल्तान पे वो प्रथम आक्रमण करते हैं। उनका उद्देश्य होता है धन की प्राप्ति और साम्राज्य का विस्तार करना। तो साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लाम धर्म की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है,
इसके पश्चात वो 1175 में प्रमुख आक्रमण के बारे में हम जाने तो मोहम्मद गौरी का दूसरा जो आक्रमण होता है 1178 में होता है, जिसमें वो हार जाते हैं। चालुक्य राजा भीम द्वितीय संरक्षण करता थी मां नायिका देवी, जिनके बारे में अभी आपको बताया मैंने। मां नायिका देवी थी जो संरक्षण करता थी। भीम द्वितीय वहाँ के राजा थे चालुक्य वंश के। कहाँ? गुजरात में। तो गुजरात में ही, और उसके बाद माउंट आबू के पास गौरी की पराजय हो जाती है। भारत में प्रथम बार मोहम्मद गौरी की जो पराजय होती है चालुक्य वंश के द्वारा, ठीक है, भीम द्वितीय के द्वारा। 1175 में पहला आक्रमण करते हैं, कहाँ? मुल्तान में, ठीक है। और दूसरा आक्रमण होता है 1178 में। ये याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। प्रथम बार आक्रमण कहाँ करते हैं? 1175। दूसरी बार जो आक्रमण करते हैं जिसमें बहुत बुरी तरीके से इनकी हार होती है 1178 में चालुक्य वंश के द्वारा, जिसके राजा थे भीम द्वितीय और संरक्षण करता थी मां नायिका देवी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो तीसरा जो युद्ध होता है वो होता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें बहुत बुरी तरीके से इनकी हार होती है। ये मैदान से ही भाग खड़े होते हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही कड़े मुकाबला के साथ इनके सामने डट के खड़े रहते हैं और सभी राजा इनके साथ भी देते हैं। जितने भी इनके आसपास वाले राजा थे वो सब इनका साथ देते हैं। और तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, ठीक है। और द्वितीय युद्ध में क्या होता है? जब 1192 का युद्ध होता है, जब मोहम्मद गौरी यहाँ से भाग खड़ा होता है तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर इतना कड़ा विश्वास हो जाता है कि अगली बार भी वो अगर वापस आएगा तो हमसे हार के ही जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा तैयारी में नहीं थे। ये ऐसा सोच के बैठे थे कि वो वापस ही नहीं आएगा और अगर वापस आया तो उसे मैं हरा दूंगा। तो इस प्रकार जब मोहम्मद गौरी वापस गया तो एक साल में वो बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ वो वापस लौटा था और उनके साथ जो दो सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, जो प्रमुख सेनापति माने जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, ये सेनापति थे जो इनका साथ देते हैं। किनका? मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी इन दोनों सेनापति के साथ मिलकर के युद्ध करते हैं और पृथ्वीराज जो तृतीय हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, जो ये पृथ्वीराज तृतीय ही जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, तो इनकी हार हो जाती है। ये बहुत तैयारी के साथ नहीं थे और ये इनके साथ जो अन्य राजा इनका जो साथ दे रहे थे प्रथम युद्ध में, ये इनका साथ नहीं दिए क्योंकि ये भी बीच में इनका प्रेम विवाह वगैरह जो भी इन्होंने किया था, उसके पश्चात जयचंद के ही जो बहन या बेटी बोल ले उनके साथ इन्होंने प्रेम विवाह किया था, जिसके पश्चात बहुत सब नाराज थे इनसे और इनका साथ नहीं दिया तराइन के द्वितीय युद्ध में और इस प्रकार इनकी बहुत बुरी तरीके से हार होती है और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। 1194 में जयचंद, जो चंदावर का युद्ध होता है, ये भी प्रमुख युद्ध में माना जाता है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में जो होता है 1194 में युद्ध, ये बहुत ही बड़ा युद्ध माना जाता है। इसमें जयचंद की पराजय होती है और इसमें भी मोहम्मद गौरी जीत जाता है।
अब यहाँ देखिए कि 1192 में युद्ध के पश्चात इसका जो साम्राज्य विस्तार बहुत ही अधिक तेजी से होता है। इस्लाम धर्म की जो स्थापना होती है एक्चुअली में मोहम्मद गौरी ही करता है, और 1192 की युद्ध के पश्चात बहुत सही तरीके से वहाँ पे स्थापना कर देता है हमारे इंडिया में। तो एक तरह से माना जाए कि पहली बार में जो अरब आक्रमणकारी आए और दूसरी बार में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी, इन दोनों ने भी इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं कर पाए थे इंडिया में। इंडिया में जो एक्चुअल में स्थापना कर पाए तो वो मोहम्मद गौरी ही थे। हमारे इंडिया में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार अधिक तरीके से किया, अपना साम्राज्य विस्तार भी पूरे भारत में, इनका पूरे मध्य भारत में साम्राज्य विस्तार हुआ। लगभग अजमेर वगैरह से लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान को हराते हुए आगे बढ़ते हैं, जयचंद को भी पराजित करते हैं, और अंततः फिर बाद में 1206 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। 15 मार्च 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें जब ये वापस लौट रहे होते हैं, क्योंकि इनका जो काम था कि युद्ध लड़ना और अपने सेनापति को यहाँ स्थापित कर देना और फिर वापस ये अफगानिस्तान की तरफ रिटर्न हो जाते थे। तो उसी रिटर्निंग के क्रम में जहाँ से ये आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे लोगों को हराते हुए, तो वहीं पे इनको मारने के लिए भी लोग बैठे थे, और फिर बीच में ये मारे भी जाते हैं। 15 मार्च 1206 को इनको मार दिया जाता है, और मोहम्मद गौरी का पूरा जो क्रम है वो ख़त्म हो जाता है। उसके पश्चात ये अपने सेनापति को जो स्थापित करके गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, यही आगे बढ़ाते हैं और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो एक्चुअली में इन लोगों का जो आना था हमारे इंडिया में, क्यों आना था, अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जितना अधिक से अधिक इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, उन्हें स्थापित कर सके, लोगों को बरगला करके इस्लाम धर्म के अंतर्गत ला सके, तो बस यही उनका उद्देश्य हुआ करता था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में आप समझने का प्रयास करें। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध आप लोग सब याद रखें। 2 युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय युद्ध 1192। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरीके से हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और इस प्रकार से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए आगे बढ़ता है और फिर चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी हरा देता है। तो अगर पूरा क्रम समझें तो ये अफगानिस्तान से आते हुए सबसे पहला जो आक्रमण ये मुल्तान में करता है, दूसरा आक्रमण करता है चालुक्य वंश जो गुजरात में है, भीम द्वितीय और इनकी माता जो संरक्षण करता थी नायिका देवी, उनके साथ होती है और सबसे पहली बार ये हारते हैं तो चालुक्य वंश से हारते हैं। गुजरात में इनकी हार हो जाती है और द्वितीय जो इनकी हार होती है पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 में। और 1191 में हारने के पश्चात जब वापस जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी के साथ ये वापस लौटते हैं और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराते हुए साम्राज्य विस्तार करते हुए जयचंद को हराते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद इनका जो आदत हुआ करता था कि यहाँ पे वो खुद नहीं रहते हैं, अपने सेनापति को स्थापित करके उनको उत्तरदायित्व दे करके, सारा नेतृत्व दे करके वो वापस अफगानिस्तान लौटते हैं और उसी लौटने के क्रम में इनकी हत्या कर दी जाती है
कब होती है? 15 मार्च 1206 में को। तो इस प्रकार इनका पूरा क्रम था जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ज़्यादातर जयचंद के साथ जो लड़ाई हुई, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई, पहला आक्रमण कहाँ हुआ, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आक्रमण मुल्तान में हुआ। पहली बार हारा कहाँ से? तो गुजरात से हारा, चालुक्य वंश से हारा। द्वितीय बार कब हारा? 1191 में। कब? किनके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। और पृथ्वीराज चौहान से जीतता कब है? 1192 में। और इस प्रकार जयचंद के साथ युद्ध करते हुए आगे बढ़ता है और जयचंद को भी हराते हुए आगे बढ़ जाता है। इनका पूरा क्रम है, आप समझें। तो इस प्रकार से। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण और उनके ऐतिहासिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लिखने का जरूर प्रयास करें। क्या प्रभाव रहा, क्या कारण रहा, क्या उद्देश्य रहा मोहम्मद गौरी का यहाँ आगमन का, और क्या वो करना चाहता था, क्या उनका प्रभाव हमारे इंडिया पे पड़ा, इन सभी के बारे में आप डिटेल से कॉपी पे नोट डाउन करें, लिखने का प्रयास करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, वहाँ पे डेली क्विज कराया जाता है। आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीपीएससी पीटी होने वाला है, लगभग सितंबर में ही हो जाएगा। ऐसा मान के चलें कि जो वीपीएससी ने अपना शेड्यूल जारी किया था, तो उसके हिसाब से 30 सितंबर उन्होंने संभावित डेट दिया है। अब वो संभावित डेट 1-2 महीना आगे बढ़ सकता है या आगे हो सकता है, ये बीपीएससी के ऊपर है। लेकिन आप तैयारी में जुटे रहें क्योंकि समय अब बहुत कम है। अगर इसी बार आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी में जुटे रहें और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते चलें। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।